पुसीता की आवाज ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। मैंने होश की दुनिया में आकर कहा, कब तक चप्पू चलाते रहोगे? बादबान खोल दो, तुम्हारे बाजू थक जाएंगे। ओह हाँ, मैं बादबान को खोलना ही भूल गया था, मैंने कहा और पतवार रख दिए और फिर मैंने बादबान चढ़ाकर इन्हें हवा के रुख पर कर दिया। हवाएं किश्ती को एक मखसूस समत ले जाने लगी। तुम किस गहरी सोच में थे सबूता? कोई खास बात नहीं थी, मैंने कहा। मंजिल के बारे में सोच रहे थे? मंजिल? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमको मंजिल चाहती हो? क्या मतलब? पुसीता हैरानी से बोली, आवारागर्दों की कोई मंजिल नहीं होती पुसीता। मैं एक आवारागर्द हूं और मेरा ख्याल है कि मेरे साथ शामिल होने के बाद तुम्हारे लिए भी यही जिंदगी बेहतर रहेगी। हाँ, तुम अपनी पसंद का तस्करा जरूर कर सकती हो। क्या तुम चाहती हो कि हम किसी मंजिल का तयन जरूर करें? क्या तुम मेरी किसी बात से कोई गलत मतलब तो नहीं ले रहे? मैंने पूछा। नहीं सबूता, मैं तो हर तरह से तेरे साथ ताउन करने को तैयार हूं, पुसीता ने जवाब दिया। मैं भी यही चाहता हूं पुसीता, और तुम देखोगी कि मेरी जिंदगी गैर दिलकश नहीं है। हम यकीनन एक पुरलुत्फ जिंदगी गुजार सकते हैं। यकीनन, पुसीता ने ठंडी सांस लेकर कहा। किश्ती चूंकि अब बादबान और हवा के सहारे चल रही थी, इसलिए मेरी मसरूफियत खत्म हो चुकी थी। तब मैंने पुसीता की जानिब देखा और अपने बाजू फैला दिए। पुसीता अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं तो तेरे लम्स को कभी फरामोश नहीं कर सकी पुसीता, लेकिन तूने, अफसोस अब तू मुझे शिकायत करते हुए भी शर्माती है। पुसीता मेरे सीने से लगे लगे बोली, हाँ पुसीता, अब तो शिकायत न करे तो बेहतर है। मुझे तेरी शिकायत से उलझन होती है क्योंकि तू मुझे बार बार शुमाना की याद दिलाती है। वो लड़की, तू नहीं समझती पुसीता कि वो लड़की क्या थी। मैं उसे वाकई भूल नहीं सका और मेरी भी ख्वाहिश है कि तू वाकई मुझे बार बार याद दिलाने की कोशिश ना कर। क्या तू मेरी बात मानेगी पुसीता? हाँ, मैं तेरी ख्वाहिश का एहतराम करूंगी सबूता, उसने जवाब दिया और मैंने उसे बाजू में समेट लिया। किश्ती में इतनी जगह तो थी ही कि हम लेट सकते, चुनाचे मैंने उसका सर अपने सीने पर रख लिया। चांद आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा था। देर से निकलने वाला चांद था, इसलिए जिस वक्त मुकम्मल तौर पे चांद निकला तो काफी रोशनी हो गई। पुसीता की आंखों में नींद थी और मैं उस नींद को महसूस कर रहा था। तब मैंने उसे सो जाने को कहा और वो नहायत खामोशी से सो गई। मैंने चांद की रोशनी में उसका चेहरा देखा और फिर मैंने एक गहरी सांस ली और आसमान की जानिब देखा। मेरी निगाह अपने दोस्त सितारों पर जा पड़ी थी जो मेरी जानिब इशारा कर रहे थे। ये कभी बाज ना आए थे। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा और फिर मैं पुसीता को छोड़कर उठ बैठा। अब मैं सितारों का जायजा ले रहा था। मेरे दोस्त सितारे, बिलाशुबा सितारे बहुत सी बातें बता रहे थे, हाल की, मुस्तकबिल की, गुजरे हुए वक्त की, और मैं इनसे गुफ्तगू में इतना महव था कि मुझे दिन की रोशनी का भी एहसास न हुआ। मैं सितारों से बातें करता रहा और जब सितारे खुद ही दिन के बारे में सरगोशियां करने लगे तो मैं चौंका। मैंने गहरी सांस लेकर किश्ती के एक उभरे हुए कोने पर अपना सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। और फिर हम दोनों उसी वक्त जागे जब सूरज की किरणों ने हमें जगाया। सूरज काफी चढ़ चुका था। तब पुसीता ने अपना हुलिया दुरुस्त किया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। तुम्हारे साथ गुजरने वाले लम्हात इतने अनोखे होते हैं सबूता के, बस इनकी दिलकशी का हिसाब नहीं किया जा सकता। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और फिर उससे कहा, पुसीता, मैंने सफर के लिए काफी बंदोबस्त किया है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ और कोई सफर भी कर सकेगा। बहरसूरत तुम सब की खुराक का इंतजाम करो। वो तमाम चीजें मौजूद हैं जिन्हें मैंने किश्ती में जमा कर लिया है। मैंने एक जानिब इशारा करते हुए कहा और पुसीता एक घरेलू औरत के मानिंद एक तरफ बढ़ गई। उसने किश्ती में से खाने पीने की अशिया निकाली और इन्हें जिस अंदाज में तैयार कर सकती थी तैयार करने लगी। फिर हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, जो कुछ भी समझ लिया जाए मिलकर खाया। और उसके बाद यही बेकरार समंदर और हमारी छोटी छोटी बातें, न जाने सकाई कितनी दूर रह गया था। मैंने चूंकि सकाई से शिकाया का सफर किया था और मुझे इन रास्तों का अंदाजा था जिनसे हम गुजर गए थे, इसीलिए मैंने उन तमाम रास्तों को नजरअंदाज किया था और अपनी किश्ती का रुख एक अजनबी समत की जानिब रखा था ताकि हम इन जगहों तक न पहुंच सकें जो फोमा की मलकियत हो। और हमारी ये कोशिश कामयाब रही। वो दिन गुजरा, रात हुई, दूसरा दिन, दूसरी रात, और फिर तीसरा दिन भी शुरू हो गया। किश्ती अब इतना तवील सफर तय कर चुकी थी कि इसके बारे में अंदाजा नहीं किया जा सकता था। और कहा जा रही है पुसीता अभी तक दिलजमी से मेरा साथ दे रही थी, जिसके चेहरे पर तरद्दुद की कोई शिकन नहीं थी। और मैं महसूस कर रहा था कि पुसीता अपना माजी भूलती जा रही है। जो कुछ हुआ था वो उसे फरामोश कर चुकी थी, लेकिन मेरे ज़हन में बहुत कुछ था। मैं सोच रहा था कि किसी मंजिल की तलाश जरूरी है। जाहिर है इस बेकरार वीराने में हम कितने अरसे तक भटकते रहेंगे। फिर खुराक का जखीरा, वो भी ठीक है, मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता था, लेकिन कम अज कम पुसीता को मुस्तकिल तौर पर खुराक की जरूरत थी और इसलिए हम समंदर में सफर जारी नहीं रख सकते थे। मैं इन हालात से निमटने की तरकीब सोच रहा था। मेरी निगाहें कभी कभी समंदर के आखिरी किनारों पर खुश्की की तलाश में भटकने लगती थी, लेकिन पुसीता को अभी तक मेरी इस तलब का एहसास न हुआ था। तब एक शाम अचानक ही एक अजब वाकया पेश आया। सारा दिन पुसीता खामोश रही और मुझसे उसने कोई खास बात न की, लेकिन अचानक इस दिन मैंने महसूस किया कि पुसीता कुछ अफसरदा सी है। मैंने कई बार उससे पूछा, लेकिन वो खामोश ही रही थी। शाम झुक गई थी,
सूरज का गोला समंदर के इंतहाई सिरे पर पानी में गर्क होने जा रहा था कि पुसीता ने मेरी तरफ देखा और फिर वो आहिस्ता से बोली, सबूता मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? मेरा ख्याल है जिंदगी का वो मकसद पूरा हो चुका है जिसके लिए मैंने अब तक तुम्हारे साथ सफर किया था। मैंने ही समझा पुसीता, मैंने जवाब दिया। सबूता मैंने उस वक्त खुद को मुर्दा तस्वुर कर लिया था जब तुमने मुझसे किनारा कशी इख्तियार करके शुमाना की कुर्बत हासिल की थी। पुसीता, मैंने जुल्लाट से उसे पुकारा। हाँ सबूता, औरत के लिए इससे ज्यादा अजियतनाक लम्हात और नहीं हो सकते जब कोई मर्द उसकी भरपूर मोहब्बत को ठुकरा कर किसी दूसरी औरत के इल्तफात का इजहार करे। तुमने मुझे चाहा था, तुम ही ने मुझे भटकाया था और तुम ही मुझे इस रास्ते तक लेकर आए थे। हालांकि मैं इन रास्तों से नावाकिफ थी। फिर तुमने मेरे लिए शुमाना की तौहीन की और मैं खुशी से पागल हो गई क्योंकि मैं जानती थी सबूता कि शुमाना मुझ पर फोकियत रखती थी। वो पूरी बस्ती को हर दिल अजीज थी, लेकिन तुमने मुझे उस पर फोकियत दिला दी थी। और फिर तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिलो दिमाग में इस कदर सराहियत कर गई कि मैंने दूसरे लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया। फिर जब शुमाना तुम्हें हासिल हो गई तो तुमने मुझे यकसर फरामोश कर दिया। मेरा बाप मुझसे कहता था कि मैं अपने मिशन में नाकाम रही हूँ। मैं इस अजनबी को अपने लिए मोम नहीं कर सकी, जबकि मेरे बाप ने सिर्फ इसीलिए मुझे तुम्हारे नजदीक आने का मौका दिया था कि मैं तुम्हें अपनाऊं और तुमसे सगाई वालों के राज मालूम करूं। मैंने तुमसे सब कुछ साफ कह दिया था। मैंने तुमसे कह दिया था कि सगाई वालों के खिलाफ जरदरू क्या कर रहे हैं। इस तरह यूं समझो कि मैंने अपने कबीले से गद्दारी की थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं जानती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे चाहते हो, इसलिए मुझे यकीन था कि तुम कभी जरदरुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न करोगे। और फिर जब मेरे बाप को मालूम हुआ कि कबीले की शिकस्त में सबसे ज्यादा हाथ इस शख्स का है जो मेरा महबूब था, तो उसने मुझे मुलामत की। उसने मुझे अपने कबीले के लोगों का कातिल करार दिया और बिलाकर वो खुद भी मारा गया। लेकिन इसके वो अल्फाज जो उसने मुझसे कहे मेरे दिलो दिमाग पर आज भी नक्श ही हैं। सबूता, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ सबूता, उसकी जिम्मेदार मैं न थी। शुमाना की मौत की जिम्मेदार मैं न थी, लेकिन हाँ अपनी बस्ती के लोगों के कत्ल की और तबाही के मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार मैं थी। मैंने इन्हें शिकस्त दिलवाने के लिए तुमसे ताल्लुकात जोड़े थे। मुझसे गलती हो गई थी सबूता, मैंने तुम पर एतमाद कर लिया था। लेकिन अब तुम इन बातों को याद क्यों कर रही हो पुसीता? फिर क्या करूं? क्या ये ख्यालात मेरा साथ छोड़ सकते? क्या ये महसूस करके मैं जिंदा रह सकती हूँ कि मुझे ये मोहब्बत शुमाना की मौत के एवज मिली है? और अगर वो जिंदा रहती तो मेरी कोई कीमत ना होती, मैं इस वक्त तुम्हारे पास ना होती। सबूता, सबूता मैं नहीं जानती कि तुम्हारी जिंदगी में औरतों का कितना दखल रहा है। औरतें तुम्हारी जिंदगी में किस तरह आई, तुमने औरत को किस हद तक मकाम बख्शा। मैं नहीं जानती कि औरत की फितरत के बारे में तुम क्या जानते हो, लेकिन यकीन करो सबूता, औरत पेट भरने के लिए भीख मांग सकती है, लेकिन वो मोहब्बत भीख में हासिल नहीं कर सकती सबूता। और इस शक्ल में जबकि उसे एहसास हो कि दूसरी औरत है उसका मर्द के जहन और दिल पर काबिज है और उसके बाद की हैसियत रखती है। औरत को बाद की हैसियत पसंद नहीं आती सबूता। और मैं, हाँ सबूता, मैं जानती हूँ कि मेरी हैसियत बाद की है। जिंदा रहने के लिए मेरे जहन में कोई आरजू नहीं है, मेरे जहन में कोई जज्बा नहीं है जो मुझे जिंदा रख सके। और यह बात मेरे लिए दिलकशी नहीं रखती कि मैं सबूता के मंजूर नजर हूं। हाँ सबूता, ये बात इस वक्त मेरे लिए बेपनाह कशिश रखती थी जब तुमने मेरी खातिर शुमाना को पानी में फेंक दिया था। लेकिन अब जबकि मैं ये जान चुकी हूं कि मेरी हैसियत बाद की है, तो सबूता बाद की हैसियत ने मेरे दिल से, मेरे जहन से तुम्हारे साथ की दिलकशी खत्म कर दी है। सबूता, मैं अपनी शख्सियत में जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं शुमाना के बाद की हैसियत नहीं चाहती। हाँ तुम ख्वाहिश करते, तुम चाहते तो मैं शुमाना से बड़ी हैसियत पाने की कोशिश करती, तुम्हारी कनीज बन जाती सबूता, लेकिन मैं इस हैसियत को कबूल नहीं करती। तुम सोच रहे होगे सबूता कि मैंने ये बातें क्यों शुरू कर दी, तो सुनो, मैं अपनी जिंदगी का इख्तिताम करने जा रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? क्यों फजूल बातें कर रही हो पुसीता? मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारे ज़हन में ये जज्बातियत क्यों सवार होगी। जज्बातियत नहीं सबूता, तुम यूं समझो कि ये मेरी जिंदगी का एक मिशन था। पुसीता ने अजीब से लहजे में कहा। कैसा मिशन पुसीता? मैं इसे भी नहीं समझा। मैं जल्ला गया था। अजीब पागल लड़की थी। बहरसूरत में उसकी तरफ देखने लगा। तुम सकाई वालों के लिए एक जबरदस्त रहनुमा थे। पुसीता गहरी सांस लेकर बोली। फिर मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। सबूता, मेरा बाप कहता था कि सगाई वाले इतने ज़हीन नहीं हैं कि वो जरदरुओं पर फतेह हासिल कर सके। इनकी शिकस्त में सिर्फ सुनहरे अजनबी का हाथ है, और ये सुनहरा अजनबी, मेरा बाप हमेशा तुम्हारे बारे में कहता था कि ये सुनहरा अजनबी जरूर जरदरुओं के लिए तबाही लाएगा और हम लोग तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो सबूता, मैं तुम्हारे पास दोबारा जिस मकसद के तहत पहुंची थी वो यही था कि तुम्हें सकाई से निकालना हूं, तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाऊं जहां पहुंचने के बाद तुम सकाई का रुख न करो, तुम्हें फोमा से दूर ले जाऊं, तुम्हारे ज़हन में बेजारी पैदा कर दूं। और सबूता, मैं इसमें कामयाब रही। रहा मेरी जिंदगी का मकसद और मेरी जिंदगी का मसला, तो मैंने उसी वक्त खुद को मुर्दा तस्वुर कर लिया था जब तुमने मुझे ठुकरा दिया था। अब मैं तुम्हें यहां तक लाने में कामयाब हो गई हूं। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे साथ गुजरी हुई रातें मेरे लिए दिलकशी रखती हैं? नहीं सबूता, ये तो तुम्हारा ख्याल और खाम है। मैंने अपने जिस्म को तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए वक्फ कर दिया था कि मैं जो अपनी गलती से अपने कबीले की तबाही की जिम्मेदार बन चुकी हूँ, अब अपने पूरे कबीले को तबाह बर्बाद न होने दूंगी। ये एक छोटा सा मुआवजा है मेरी समाकत का, जो मैंने तुमसे मोहब्बत करके अपने कबीले के लिए तबाही मोल लेकर की थी।
मैं खामोशी से पुसीता की शक्ल देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। तब वो आहिस्ता से बोली, लेकिन सबूता आखिरी बार कह रही हूँ, आखिरी बार, आखिरी बार। और जिंदगी में एक बार प्यार करती है और फिर इसी की होकर रहती है। अगर इसका महबूब उसे ठुकरा दे तो उसे इससे नफरत जरूर हो जाती है, लेकिन वो किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है मैं सिर्फ उसके लिए इतना कर सकती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन मेरी याद तुम्हारे दिल में हमेशा चुटकियां लेती रही। तुम इसे दुआ समझो या बद्दुआ, हालांकि कोई भी औरत अपने महबूब को बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन जो कुछ मैं कह रही हूँ इसमें यह सोच नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारी हमदर्दियां हासिल करूं। पुसीता, मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और वो दौड़कर किश्ती के दूसरे सिरे तक पहुंच गई। नहीं सबूता, मेरे पास आने की कोशिश ना करो, बराए करम मेरी बातें सुन लो, सिर्फ चंद बातें। इन्हें कहने से पहले मैं मरना नहीं चाहती। बराए मेहरबानी सबूता, क्या तुम मुझ पर यह एहसान न करोगे? पुसीता, क्या हमाकत है ये, मैं चिल्ला गया। हाँ सबूता, इसे हमाकत ही समझो। मैं जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि अब मेरा कुछ नहीं रहा है, और अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत के सारे जिंदा रहने की कोशिश करूं तो ये मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता रहेगा। मैं ये सोचूंगी कि मैंने अपनी मोहब्बत के लिए अपने पूरे कबीले को कुर्बान कर दिया है और मैं किसी तौर जिंदा न रह सकूंगी सबूता। चुनाचे अब मैं तुमसे इजाजत चाहती हूँ सबूता। पुसीता ने कहा। मुझे गुस्सा आ गया। पुसीता, इम्काना ख्याल से बाज आओ, मरने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा इन लोगों में वापस न जाऊंगा। नहीं सबूता, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मेरा जो कबीला मेरी खुदगर्जी की भीड़ चढ़ चुका है, मेरा बाप मुझे कातिल कह चुका है, तो सबूता ऐसी सूरत में अब अगर तुम मुझसे वहां न जाने का वादा कर रहे हो तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? पुसीता, जरूरत से ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं सबूता, मैं मोहब्बत की भीख पसंद नहीं करती, उसने कहा। खुदा हाफिज। और दूसरे लम्हे उसने पानी में छलांग लगा दी। अब तो ये मुमकिन नहीं था कि मैं उसे पानी में डूब मर जाने देता। इसका ख्याल था कि शायद मैं किश्ती से खुले समंदर के पानी में कूदने की हिम्मत नहीं करूंगा और पानी से खौफजदा हो जाऊंगा, लेकिन बहरहाल ये उसका ख्याल था। मैंने भी उसके पीछे ही पानी में छलांग लगा दी। मैंने उसे इस जगह तलाश किया जहां उसने डुबकी लगाई थी, लेकिन पुसीता वहां मौजूद नहीं थी। तब मैं परेशान निगाहों से पानी में चारों तरफ देखने लगा और फिर वो मुझे नजर आ गई, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे पानी में खून की आमेजिश हो गई है। मुझे हैरत हुई थी। तब मैं उसकी तरफ लपका, मैंने उसका जिस्म पकड़ लिया था और तब मैंने देखा पुसीता के पहलू में खंजर घुसा हुआ था। उसने पानी में कूदने के साथ ही एक खंजर जो शायद वो अपने लिबास में छुपा कर लाई थी, न जाने ये खंजर उसे कहां से मिला था, उसने खंजर अपने पहलू में पवस्त कर लिया था। मैंने उसे तेजी से पकड़ा और पानी की सतह पर लिया। पुसीता, ये तुमने क्या हमाकत की है? मुकुर्राया। हमाकत नहीं सबूता, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हारी मोहब्बत को। शायद ये खंजर भी तुमने अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर अपने पहलू में उतारा है। नहीं सबूता, ये खून अपने कबीले से वफादारी का ऐलान है। मैंने तुमसे मोहब्बत की और अपने कबीले से वफा। उसने हिचकी ली और दम तोड़ दिया। मैं खामोश निगाहों से उसे देखता रहा। किश्ती आहिस्ता आहिस्ता हमसे काफी दूर जा चुकी थी। चंद साथ में उसके अंदर का सांस का जायजा लेता रहा, लेकिन वो मर चुकी थी। तब मैंने आहिस्ता से उसे पानी में धकेल दिया। अब उसके बेजान बदन को किश्ती पर लादने की कोई कोशिश या जरूरत न थी। ख्वामखा जान दे दी अहमक लड़की ने। जो कुछ हुआ था उसे भुलाया भी तो जा सकता था, लेकिन प्रोफेसर, तुम्हारी इस दुनिया के इंसान बड़े अजब हैं। हर कदम उठा लेते हैं पागल कहीं के। ये नहीं सोचते कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। बहरसूरत पुसीता मुझसे जुदा हो गई थी। हालांकि मैं चाहता तो इसकी बात को नजरअंदाज करके सकाई जा सकता था, लेकिन सकाई जाने का फायदा ही क्या था। अब मैं वहां से निकल आया था और मुझे वहां दोबारा जाने में कोई दिलचस्पी न थी। अहमक लड़की अगर चाहती तो मेरे साथ जिंदगी का एक अच्छा दौर गुजार सकती थी। हाँ, तुम उसके और मेरे सोचने के अंदाज में फर्क जरूर महसूस करोगे प्रोफेसर, लेकिन बहरसूरत तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि पुसीता क्या है, और मैं किसी एक लड़की के लिए खुद को रंजोगम के समंदर में नहीं डाल सकता। चुनाचे मैं किश्ती में वापस आ गया और आने के बाद चंद लम्हात मैंने पुसीता को भुलाने में सर्फ किए। उसके बाद मैं मुतमईन हो गया। मैं दुनिया में किसी के लिए भी अफसुर्दा नहीं हो सकता था। यह बात मेरे जहन से ही बाहर थी। और फिर वीरान समंदर का सफर था, मेरी छोटी सी किश्ती और मैं, लेकिन मैं तो इस माहौल का आदी था। काफी अरसा मैंने समंदर के माहौल में गुजारा। मैं तय कर लिया था कि इस बार ना तो मैं सोने की कोशिश करूंगा और ना ही कोई खुशकी तलाश करूंगा। देखूंगा ये समंदर कहां तक फैला हुआ है, और मैं फासले नजरअंदाज करता रहा। मैं समंदर की वसतों से ना निकलने वाला था। खुराक की मुझे कोई खास जरूरत न थी। अगर कभी खुराक की जरूरत महसूस करता तो जो कुछ लाया था वो खा लेता, और जब मेरे पास से खुराक का जखीरा खत्म हो गया तो समंदरी मछलियां मेरी गिरफ्त से कैसे महफूज रह सकती थी। मेरे लिए जरूरी तो नहीं था कि मैं इन्हें बाकायदा शिकार करता। जब भी जरूरत महसूस होती समंदर में गोता लगाता और मछलियां पकड़ कर बाहर ले आता। अलबत्ता इन मछलियों को जरूरत के मुताबिक बनाने का कोई खास जरिया मेरे पास नहीं था। यूं न जाने प्रोफेसर कितना तवील सफर मैंने तय किया, और कई बार मैंने खुशकी देखी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। बस यूं ही चलते रहना चाहता था, और समंदर का यह सफर बड़ा दिलकश था। रात सितारों की हमनशीनी में बसर होती और बहुत से इसरारो रमूज खुलते चले जाते। आज वाले वक्त और गुजरने वाले वक्त के बारे में बहुत सी नई बातें मालूम होती थीं। सितारे एक बार फिर मेरे दर्द आशना बन गए थे।
कई बार खुशकी के नज़दीक से गुजरते हुए मैंने सोचा कि मैं खुशकी पर उतर जाऊं, लेकिन न जाने क्यों बस दिल नहीं चाह रहा था। मुझे इंसानों से दूरी पसंद थी। यूं ही प्रोफेसर कई चांद डूबे, उभरे, डूबे और उभरे, और मैं न जाने कहां से कहां निकल गया। बादबानी किश्ती अब खस्ता हो गई थी। समंदर की लहरों ने उसकी जिंदगी कम से कम कर दी थी। हर चीज फना हो जाती है प्रोफेसर, और कोई चीज ऐसी नहीं होती जो फना ना हो। किश्ती के बादबान फट गए और मेरे पास दूसरे बादबानों का कोई इंतजाम नहीं था। तब मैंने सोचा कि समंदर में तैरना शुरू कर दूं, लेकिन इस तरह जिंदगी ज्यादा खुशगवार ना होती। कम से कम ये तो था कि लकड़ी के इन तख्तों पर मैं समंदर का लुत्फ उठा रहा था और खुशकी का भी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना किसी खुशकी पर उतरकर इस किश्ती को दुरुस्त किया जाए। कुछ अरसे के लिए खुशकी का मजा भी सही। ये तवील जिंदगी तो कम से कम गो ना गो दिलचस्पियों का मरकज होना चाहिए थी, वरना उकताहट के सिवा कुछ ना होता। हाँ, ये सब कुछ तो मेरे हाथ में था। जब मैं उकताऊं, अपनी जिंदगी को किसी ऐसे मरहले में दाखिल कर लूं जो मेरी पसंद के मुताबिक हो। फोमार उसकी बस्ती को अब मैं बिल्कुल भूल चुका था। शुमाना या पुसीता भी मेरे लिए जहन में ना थी। खुशकी की तलाश में मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं, और वैसे भी खुशकी ज्यादा दूर तो होती ना थी। जब भी मैं इसके बारे में सोचता मुझे कोई न कोई जगह नजर आ जाती थी। चुनांचे इस वक्त शायद रात थी जब मैंने समंदर के मखसूस रंग में एक और रंग शामिल देखा, और ये रंग मेरी तजुर्बाकार निगाहों ने फौरन पहचान लिया था कि ये कोई खुश्क जगह थी। मैंने पतवार संभाल लिए और किश्ती का रुख काटने लगा। बहुत तेजी से सफर करता हूं मैं खुश्क जमीन की तरफ जा रहा था, लेकिन समंदर में दूर से नजर आने वाली खुशकी इतनी करीब ना होती कि आदमी इसे अपने दस्तरस में समझ ले। सारी रात में किश्ती में खेलता रहा। तब इस वक्त जब चांद डूब गया, सितारे मद्दम हो गए, रोशनी की आमद होने लगी, तो मैं खुशकी के नजदीक पहुंचा था। भूरी रेत की जमीन और इसकी दूसरी जानिब सरसब्ज दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। गोया खास सरसब्ज जगह है, मैंने सोचा था, और बहर सूरत है। मैं तेजी से खुशकी की जानिब बढ़ गया। किश्ती को खुशकी पर खींचकर मैंने काफी दूर डाल दिया और इस इलाका की तरफ मुतवज्जा हो गया। बड़ा ही खूबसूरत इलाका था, लेकिन दरख्तों के दरमियान मकड़ी के जाले लगे हुए थे, बड़े बड़े जाले, और इनमें काफी मोटी मोटी मकड़ियां नजर आ रही थी। मैं नहायत ताज्जुब से उन्हें देखा और दिलचस्प निगाहों से देखता हुआ इनके नजदीक पहुंच गया। यूं लगता था जैसे यहाँ इंसानी आबादी ना हो। वैसे भी अगर यहाँ इंसानी आबादी होती या बहुत सारे जानवर होते तो मकड़ियों के ये जाले कायम नहीं रह सकते थे। या फिर यह भी मुमकिन है कि ये मकड़ियां किसी खास खतरे की हामिल हों और इंसान और जानवर इनसे बचने की कोशिश करते हों। चूंकि मैंने इससे पहले कभी इतनी बड़ी मकड़ी नहीं देखी थी। दरख्तों की अजीबो गरीब किस्में थी जो पहले देखने में नहीं आई थी। मैं आगे बढ़ता रहा। रोशनी अब खासी तेज हो गई थी और तमाम इलाका बहुत साफ सुथरा नजर आने लगा था कि अचानक मैं रुक गया। पहली बार मुझे सरजमीन पर किसी जमीनी जानदार का वजूद महसूस हुआ था। मकड़ियां भी जानदार ही थी, लेकिन वो बहरसूरत दरख्तों के दरमियान ही थी। ये जानवर अजीब सी शक्ल का था। इसका कद ज्यादा बड़ा न था, लेकिन शक्ल अजीब सी थी। ये जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जानवर शायद मुझे देखकर डर गया था, क्योंकि वो बेसाख्ता एक तरफ भागा था। और प्रोफेसर, इसी वक्त मैंने एक अजीब मंजर देखा। भागता हुआ वो एक ऐसे दरख्त के बीच से गुजरा जहां मकड़ी का एक बड़ा सा जाला बना हुआ था। मैं देखा कि दरख्तों के दरमियान लगे हुए जाले में दरमियान में मौजूद मकड़ी के बदन में से एक लेसदार मादा निकला, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई चीज अचानक टपक पड़े। लेसदार मादा उस जानवर को छू गया और भागता हुआ जानवर अचानक कलाबाजी खा गया और अचानक यूं महसूस हुआ जैसे उसे किसी स्प्रिंग ने वापस खींच लिया। मकड़ी के बदन से निकलने वाला लेसदार मादा जानवर के जिस्म से चिपक गया था और फिर वो मादा सुकड़ने लगा। वो एक लकीर की सी शक्ल में था और आखिर सुकड़ते सुकड़ते वो मादा इतना सुकड़ गया कि वो जानवर ऊपर की जानिब उठने लगा। जानवर आहिस्ता आहिस्ता मकड़ी के जाले की जानिब उठा और मैं दुनिया का ये हैरत अंगेज मंजर देख रहा था। जानवर मकड़ी के नजदीक पहुंच गया। इतनी छोटी सी मकड़ी ने अपने से कई गुना बड़े जानवर को जिस अंदाज में शिकार किया था, इस पर मुझे हैरत हो रही थी और मैं इंतहाई दिलचस्प निगाहों से उसे देख रहा था। जानवर मकड़ी की जानिब जा रहा था और फिर मकड़ी ने जानवर को पूरी तरह ऊपर की जानिब समेट लिया और फिर मकड़ी ने जानवर के बदन को कुरेदना शुरू कर दिया। प्रोफेसर, वो दुनिया की हैरत अंगेज चीज थी। तुम यकीन करो, मकड़ी के हाथ जिस जगह जानवर के जिस्म पर लगते वहां से खून उबल पड़ता था और खून का कोई कतरा नीचे टपकने न पा रहा था। मकड़ी उसे आसानी से चूस रही थी। वो जानवर को चूसती रही और थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर, जानवर की हड्डियों के सिवा कुछ न रहा था। क्या तुमने इससे पहले कभी ऐसी मकड़ी के बारे में सुना है? उसे रुककर प्रोफेसर से पूछा। प्रोफेसर, जिसके चेहरे पर अजीब सी चमक नजर आ रही थी, एकदम चौंक पड़ा। फिर क्या हुआ? उसने आहिस्ता से पूछा। मैंने तुमसे मकड़ी के बारे में पूछा। अफ्रीका के कुछ इलाकों में मैंने ऐसे खतरनाक जानवरों के बारे में सुना है जिन्हें आम जगहों पर नहीं पाया जाता, लेकिन ये जिस मकड़ी का तस्करा तुम कर रहे हो मेरे लिए भी हैरत अंगेज है। हाँ प्रोफेसर, वो बड़ी हैरत अंगेज मकड़ी थी। उसे इतने बड़े जानवर को जरा सी देर में खा पी कर चट कर दिया था
और लुत्फ की बात यह थी कि अब मकड़ी का हुजम भी बड़ा हो गया था। यूं लग रहा था जैसे जानवर खाने के बाद वो सुस्त हो रही हो। बहर सूरत बाद में वो आहिस्ता से अपने जाल में पहुंच गई और फिर मैंने उसे साकत होते देखा और मैं वहां से आगे बढ़ गया। मुमकिन है सरजमीन पर और भी दूसरी चीजें नजर आती हूँ। मेरी निगाहें दूर दूर तक जायजा ले रही थी। अभी तक किसी इंसानी वजूद का निशान नहीं मिला था। ऐसे कोई आसार भी नहीं थे जिनसे इंसानी जिंदगी के आसार मिलते। मुमकिन है इस खतरनाक सरजमीन पर इंसान मौजूद ही ना हो। इन चीजों की मौजूदगी में इंसान की जिंदगी मुश्किल भी थी। दरख्तों पर फल लटके हुए थे और इनकी बहुतात थी, जिससे यह भी पता चलता था कि ये दरख्त इंसानी हाथों से दूर हैं। जमीन पर भी बहुत से फल सूखे पड़े थे और फिर मैं दरख्तों के साथ दूर दूर तक चला गया। यह सिलसिला न जाने कितनी दूर तक चला गया था। यूं चलने से कोई फायदा नहीं था। अब जब मैं खुशकी पर आ गया था तो कुछ वक्त यहाँ गुजारना ही चाहिए। इंसान ना सही जानवरों के साथ ही जिंदगी बसर की जाए। चुनाचे अब तय करना पड़ेगा कि क्या इकदाम उठाया जाए, कौन सा रुख इख्तियार किया जाए। जानवरों से खौफ और दहशत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता था, लेकिन इसके बावजूद किसी हथियार की जरूरत थी। या किसी बाकायदा हथियार के हसूल का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। लेकिन जरूरत के लिए कदीम दौर के हथियार भी बुरे नहीं थे और इनका हसूल भी मुश्किल नहीं था। चुनाचे शिकार वगैरह करने के लिए मैंने एक नेजा बनाने का फैसला कर लिया। अब मुझे किसी ऐसे दरख्त की तलाश थी जिसमें मेरी मर्जी के मुताबिक कोई सीधी लकड़ी मौजूद हो। इत्तिफाक ही था कि मैंने दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई, लेकिन ऐसा कोई दरख्त नजर नहीं आया और मैं फिर चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद मुझे दरख्तों में एक रखना नजर आया। अंदर एक पगडंडी सी चली गई थी। मैं इत्मीनान से उस पगडंडी पर हो लिया, लेकिन दरख्तों के दरमियान की जमीन पर कदम रखते ही मुझे जमीन नम महसूस हुई। इसका मतलब है कि करीब ही पानी मौजूद है। यह भी अच्छी बात है। किसी में पीछे छोड़ाया था, इसमें कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिसे लाने की जरूरत होती। चुनाचे में इत्मीनान से आगे बढ़ता रहा। मैं दरख्तों के दरमियान भी झांका, लेकिन पानी का कोई मरकज नहीं नजर आया। जमीन अलबत्ता बदस्तूर गीली चल रही थी और फिर अचानक मैं रुक गया। सामने जो दरख्त नजर आ रहे तो वो देखने में ही बहुत खौफनाक थे, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि उनकी जड़ों में बेशुमार जानदारों के ढांचे पड़े हुए थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आई और मैं इस दिलचस्प मंजर को देखने के लिए आगे बढ़ गया। सबसे पहले दरख्त के बिल्कुल नजदीक मैंने चंद ढांचे देखे और इन ढांचों में मुझे एक इंसानी ढांचा भी नजर आया और मैं हैरत और दिलचस्पी से उस ढांचे को देखने लगा। पहली बार मुझे इस जमीन पर इंसान का कोई निशान मिला था, जिंदा ना सही मुर्दा सही।